नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत स्वागत है पेडागोगी के इस सीरीज़ में। जिस सीरीज़ में हम लोग सीटेड के सेक्शन पेडागोगी सेक्शन के 30 सवाल करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग फिर से सेट 2 का 30 सवाल जो है उसको 2 पार्ट में करेंगे। एक वीडियो में 15 सवाल, फिर अगले वीडियो में 15 सवाल। इससे पहले भी एक सेट हम लोगों ने सॉल्व किया है, जिसका वीडियो प्लेलिस्ट में पेडागोगी के नाम से एक सीटेड का प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर ये एक इसमें से 2-3 सवाल भी अगर आपको रिपीट हो जाते हैं या इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से सवाल आता है तो उम्मीद है कि ये आपको लाभप्रद साबित होगा। तो आइए हम लोग ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है 6 फरवरी 2023 का है, ये पेपर 2 का है, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक का पेडागोगी सेक्शन का 30 सवाल है। इसमें से हम लोग 15 सवाल अभी इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला सवाल है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास जो है निम्नलिखित में से कौन से कारकों के द्वारा प्रभावित होते हैं। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए है परवरिश की शैलियाँ, ऑप्शन बी है आनुवांशिक ढांचा या संरचना, ऑप्शन सी है विद्यालयी अनुभव, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत रुचि। तो जो ऑप्शन दिया गया है उसमें 4 ऑप्शन है। 1 में है कि बी और सी, सेकेंड में है ए और बी, थर्ड में है ए सी और डी, फोर्थ कह रहा है कि ए बी सी और डी। तो जो सही जवाब है इसका वो फोर्थ नंबर ही है, यानी कि चारों ऑप्शन सही हैं। तो सवाल एक बार फिर से देखते हैं कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास जो है निम्नलिखित में से कौन से कारकों के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो परवरिश की शैलियाँ, विद्यालयी अनुभव, आनुवांशिक ढांचा और संरचना और व्यक्तिगत रुचि, ये चारों ही कारण हैं जो प्रभावित करते हैं। तो व्याख्या देखते हैं कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास को परवरिश की शैलियाँ, आनुवांशिक ढांचा, संरचना, विद्यालयी अनुभव तथा व्यक्तिगत रुचियाँ आदि प्रभावित करते हैं। वास्तव में वृद्धि और विकास का आनुवंशिकता अथवा आनुवंशिक संगठन व पर्यावरणीय कारकों सभी अन्योन्याश्रितों के बीच एक जटिल संतुलन के द्वारा विनियमन होता है। वस्तुतः आनुवंशिकता के द्वारा वृद्धि एवं विकास की सीमा का निर्धारण होता है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण उस स्थिति का निर्धारण करता है जिससे क्षमता प्राप्त की जा सकती है। अब दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल है कि बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन, ऑप्शन है पहला सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं, एक आयामी और रैखिक है। तीसरा है वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। चौथा है अपरिवर्तनीय है और पैर की उंगली से सिर तक आगे बढ़ता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, यानी कि वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। व्याख्या देखते हैं हम लोग कि बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। मानव विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इनकी बच्चों की वृद्धि व विकास के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के जन्मजात लक्षण, प्रवृत्ति, बुद्धि लब्धि सभी आनुवंशिकता पर निर्भर होते हैं। वहीं दूसरी ओर सभी मानसिक व सामाजिक लक्षण पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। अब तीसरा नंबर सवाल की तरफ हम चलते हैं। इसमें अभिकथन दिया हुआ है और तर्क दिया हुआ है। तो अभिकथन है कि सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही आयु में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। इसके लिए तर्क क्या दिया है कि बचपन जो है सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। इसमें हम लोगों को सही विकल्प चुनना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन 4 है कि ए और आर दोनों ही गलत हैं, यानी कि दोनों कथन जो है, पहला अभिकथन सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही आयु में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं, ये गलत है। और जो तर्क इसके लिए दिया गया है कि बचपन जो है सार्वभौमिक और एक आयामी होता है, दोनों ही गलत है। अगर हम व्याख्या देखते हैं तो व्याख्या में कहा गया है कि ए और आर दोनों गलत है। सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही आयु में अलग अलग तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। बचपन जो है सार्वभौमिक और बहुआयामी होता है। वास्तव में बालक की बाल्यावस्था की सार्वभौमिक धारणा बचपन को सार्वभौमिक स्तर पर परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक बालक का भिन्न भिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न क्षमताओं से विकास करता है। तो चौथा नंबर सवाल जो है हमारा, इसमें भी अभिकथन और तर्क दिया हुआ है। तो अभिकथन और तर्क वाले सवाल महत्वपूर्ण होते हैं, थोड़ा पढ़ना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है, लेंथी भी रहता है।
तो कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के टाइम में। तो चौथा सवाल हम लोग देखते हैं, इसमें अभिकथन है कि सामाजिकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। इसके लिए तर्क दिया हुआ है कि स्कूल जो है द्वितीयक सामाजिकरण की एकमात्र संस्था है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही जवाब है ऑप्शन 4, यानी कि ए और आर दोनों ही गलत हैं। अभिकथन कह रहा है कि सामाजिकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ शुरू करते हैं। ये कथन तो गलत है, सामाजिकरण तो परिवार से ही शुरू हो जाता है। इसके लिए तर्क दिया हुआ है कि स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। नहीं, स्कूल के अलावा भी बहुत सारे द्वितीयक समाजीकरण के संस्था होते हैं। मीडिया हो गया, दोस्त हो गया, अपना समाज हो गया, आस पड़ोस हो गया। तो व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दिया गया है कि ए और आर दोनों गलत है। समाजीकरण स्कूल के अतिरिक्त परिवार, मीडिया एवं आसपास के वातावरण से भी होता है। स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था नहीं है, क्योंकि स्कूल के अतिरिक्त पड़ोस, सहकर्मी समूह, मीडिया तथा समाज के कानून आदि भी द्वितीयक संस्था हैं। समाजीकरण को समाज में विशेष भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के मानदंडों, मूल्यों व व्यवहार तथा सामाजिक कौशल सीखने की प्रक्रिया माना जाता है। अगला सवाल है 5 नंबर। सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सज़ा मिलेगी। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पर है? इसमें जो ऑप्शन है, पहला है उत्तर पारंपरिक स्तर, दूसरा है पूर्व पारंपरिक स्तर, तीसरा है अमूर्त स्तर, चौथा है पारंपरिक स्तर। इसका जो सही जवाब है ये दूसरा होगा, पूर्व पारंपरिक स्तर। ऐसा क्यों? तो आइए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या कहता है कि उपरोक्त संदर्भ में सीमा कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों के पूर्व पारंपरिक स्तर पर है। पूर्व पारंपरिक स्तर की अवधि लगभग 9 वर्ष तक होती है। इस उम्र में बच्चों के निर्णय मुख्यतः इस बात से प्रभावित होते हैं कि वयस्कों की अपेक्षाएं क्या हैं और नियम तोड़ने का क्या परिणाम होगा। इस स्तर पर 2 चरण हैं, प्रथम आज्ञाकारिता व दंड तथा दूसरा व्यक्तिवाद व विनिमय। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 6ठा नंबर सवाल है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया के द्वारा सुगम होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, अनुकूलन, पुनर्बलन, पूर्वाभ्यास या कलन विधि। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि अनुकूलन। इसके पीछे क्या वजह है, व्याख्या देखते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो है अनुकूलन प्रक्रिया के द्वारा सुगम होता है। पियाजे के अनुसार बच्चों के अंदर अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में सहजता देखी जाती है। बच्चों की यह विशेषता अनुकूलन कहलाती है। इसके अनुसार बच्चे अपने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करना सीख लेते हैं। वस्तुतः ऐसा देखा गया है कि मनुष्य का वातावरण के साथ जो संबंध है, उस संबंध को संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करता है तथा अनुकूलन बाह्य रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर है कि जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुनें। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 जोड़ी दिया हुआ है। पहला है संवेदी चालक अवस्था, नाटकीय खेल में संलग्न, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु अस्थायित्व का प्रारंभ, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। तो इसका जो सही जवाब है वो 4 नंबर है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो व्याख्या में कहा गया है कि दिए गए युग्मों में से 4 सही सुमेलित है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से किशोरावस्था तक प्रायः परिकल्पित निगमनात्मक तर्क करने में सक्षम, चिंतन, अपसारी, अभिसारी चिंतक, सृजनात्मक चिंतन आदि को दर्शाती है। अगला सवाल जो 8 नंबर है उसमें क्या है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, संवाद, व्याख्यान, सजा या पुरस्कार। संवाद, व्याख्यान, सजा, पुरस्कार। तो ऑप्शन 1 जो है संवाद, संवाद सही है। व्याख्या हम लोग देखते हैं।
व्याख्या में दिया गया है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। वाइगोत्स्की भाषा को अधिगम व विकास के मध्य एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में स्वीकार करते हैं। वस्तुतः विद्यार्थी भाषा का प्रयोग विचारों को व्यवस्थित करने, संवाद करने एवं अनुभवों को साझा करने के लिए करता है। संवाद करने से बच्चों के अंदर किसी भी विषय के प्रति बहुआयामी समझ विकसित होती है। 9th नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चों के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऑप्शन दिया हुआ है जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, B.F. स्किनर या फिर नोम चॉम्स्की। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की सही जवाब है इसका। ऐसा क्यों है? तो इसके व्याख्या हम लोग देखते हैं। व्याख्या थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ कि लेव वाइगोत्स्की नामक मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चों के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये भाषा को अधिगम व विकास के मध्य एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में मानते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास भिन्न भिन्न संस्कृतियों के बच्चों में भिन्न भिन्न होता है। इसके अतिरिक्त भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला सवाल है कि 10वां नंबर है कि तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है। ऑप्शन 1 छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें 2 से अधिक आयाम शामिल होंगे। दूसरा है लय, ताल, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता। तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट पिचों, स्वरों और लय के बीच अंतर करना, जिसे पहचानने में अन्य लोग चूक सकते हैं। चौथा नंबर है पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना। इसमें सही जवाब है 4th नंबर, पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना। सवाल था कि तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है। सही जवाब है पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना। व्याख्या देखते हैं हम लोग। व्याख्या में कह रहा है कि तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना शामिल है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुप्रतिभा सिद्धांत तार्किक गणितीय बुद्धि वाले विद्यार्थियों में अनेक विशेषताएं होती हैं, जैसे प्रतिरूप को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता तथा संवेदनशीलता आदि। इनके अतिरिक्त विद्यार्थियों में समस्याओं का विश्लेषण करना, तर्क की लंबी श्रृंखला को संभालना, वैज्ञानिक जांच करना आदि विशेषताएं भी होती हैं। 11 नंबर सवाल है, इसमें भी अभिकथन और तर्क दिया है। तो अभिकथन है कि किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। तर्क दिया है कि मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। तो सही विकल्प चुनना है। 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें से सही जवाब होगा ऑप्शन 1 जो है, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। व्याख्या 1, इसका व्याख्या देखते हैं कि ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर जो है सही व्याख्या करता है। किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में जो है एक बड़ा प्रभाव डालती हैं, क्योंकि मीडिया जो है समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। इनके अतिरिक्त स्कूल, साथियों एवं मीडिया आदि के द्वारा बारीकी से पालन किए जाने वाले परिवार को बच्चों के जीवन में समाजीकरण का प्राथमिक एजेंट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे 4 ऑप्शन है। पहला है कि गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें। दूसरा कहता है विभेदित निर्देश लागू करें। तीसरा है मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करें। चौथा है बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करें। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2, यानी कि विभेदित निर्देश लागू करें, ये सही है। क्यों सही है, व्याख्या को देखते हैं हम लोग। व्याख्या में दिया गया है कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक को चाहिए कि वे विभिन्न निर्देश लागू करें। एक समावेशी कक्षा में विभिन्न योग्यताओं और क्षमताओं संस्कृतियों के विद्यार्थी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आकलन।
आकलन ऑप्शन दिया गया है, को अधिगम को दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना है इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है। दूसरा है, को सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रिया हैं। तीसरा है कि को बच्चों को समान क्षमता समूहों, धीमे सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों के पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चौथा है कि को बच्चों को सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, को बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। ऐसा क्यों है तो हम व्याख्या देखते हैं। तो आकलन को बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। शिक्षण अधिगम की योजना, संगठन और आकलन में शिक्षक आकलन की योजना का निर्माण करते हैं और उसे व्यवस्थित भी करते हैं। वस्तुतः केवल ग्रेडिंग व रैंकिंग के लिए आकलन या दृष्टिकोण तथा इसे अधिगम की गतिविधियों के साथ एकीकृत मूल्यांकन के दृष्टिकोण में परिवर्तित किया गया है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान के निर्माण का समर्थन किया गया है। अगला सवाल है 14 नंबर कि एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला, व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है। दूसरा है कि सक्रिय और सामाजिक है। तीसरा है परीक्षा उन्मुख है। चौथा है पाठ्यपुस्तक केंद्रित है। तो इसमें से सही जो जवाब है वो ऑप्शन 2 है कि एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना जो है सक्रिय और सामाजिक है। क्यों ऐसा कहा गया है तो इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। व्याख्या में दिया गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना जो है सक्रिय और सामाजिक है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा अमेरिकी दार्शनिक जॉन डीवी के द्वारा दी गई है। ये महत्वपूर्ण है कि प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा जो है एक अमेरिकी दार्शनिक जॉन डीवी के द्वारा दी गई है, जिसमें वह इस तथ्य को केंद्र बिंदु मानते हैं कि शिक्षण केवल प्रायोगिक दृष्टिकोण से हो सकता है। इसलिए विद्यार्थियों को अनुकूलन एवं अधिगम के लिए अपने वातावरण के साथ बातचीत करनी चाहिए। इस सेशन का आखिरी सवाल जो 15 नंबर है हम लोग देखेंगे। इसके बाद बाकी का जो 15 सवाल है वो अगले वीडियो में हम लोग डालेंगे। तो 15 नंबर सवाल में अभिकथन दिया गया है कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तर्क क्या है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। सही विकल्प चुनना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, एक बार आप देख लीजिए चारों ऑप्शन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 4 है। ए और आर दोनों ही गलत हैं। शिक्षकों को अभिकथन है कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम व प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, ये भी गलत है। तर्क है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। तो शिक्षा का उद्देश्य सभी को समान बनाना नहीं है। व्याख्या हम लोग देखते हैं। व्याख्या में दिया गया है कि ए और आर दोनों गलत हैं। शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन नहीं करना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी अलग अलग वातावरण व परिस्थितियों से विद्यालय में आते हैं, इसलिए उनकी समझ भी भिन्न भिन्न होती है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना नहीं है क्योंकि सभी बच्चे समान नहीं होते, वे अद्वितीय होते हैं। उनकी अधिगम की गति व शैली भी भिन्न भिन्न होती है, इसलिए शिक्षक के लिए सभी छात्रों की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं है। हम लोग अगले 15 सवाल जो है अगले सेशन में देखेंगे, जो जल्दी मैं वीडियो चैनल पे डाल दूँगा। आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा और फिर आप लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। परीक्षा जो नज़दीक है 7 जुलाई को इस बार सीटेट की परीक्षा है, तो उसको देखते हुए पेडागोगी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पढ़ लेंगे। व्याख्या भी दिया हुआ है इसमें, तो ये एक अच्छा तरीका है रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।